तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीप लर्न। देखो अपने कर रहे थे राजस्थान का इतिहास में हमने बहुत सारे वंश यहाँ पे कंप्लीट कर लिए थे। कछवाहा वंश हो गया, मेवाड़ का जो वंश हो गया, चौहान हो गए, जितने भी है जालोर के, ठीक है, सभी कंप्लीट कर लिए थे। और अपने कर रहे हैं वन लाइनर क्वेश्चन जो आरपीएससी के प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे गए हैं। तो अभी इसी क्रम में अपने आज बढ़ रहे हैं राठौड़ वंश में, जिसमें अपने क्या क्या पढ़ेंगे। एक तो मारवाड़ के, ठीक है, मारवाड़ के राठौड़, और जो बीकानेर के राठौड़ हैं, बीकानेर के राठौड़, इन दो जो राठौड़ है मारवाड़ बीकानेर के, इनके आधारित जो भी पर्सन है जो पिछले वर्षों में आए हुए हैं वो हम यहाँ पे करेंगे। तो देखो दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने पहले पर्सन से। पहला पर्सन क्या कहता है कि जो राठौड़ शब्द है ना, ये दक्षिण की किस जाति से बना है, मतलब किस जाति से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो एक शब्द आता है संस्कृत भाषा का राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट, तो इससे बना है दोस्तों जो राठौड़ बना है। ऐसे कहा गया कि पहले इसे मतलब रट उड बोला जाने लगा, फिर धीरे धीरे राठौड़ बोला जाने लगा। देखो जो मारवाड़ के राठौड़ हैं, अगर मैं आपको बताऊं मारवाड़ के राठौड़ों के बारे में, इनकी जो कुल देवी आपको सभी की पता होना चाहिए। इनकी कुल देवी आती है नागनेची माता, नागनेची माता इनकी कुल देवी आती है, ये आपको पता होना चाहिए। और राठौड़ों का आदि पुरुष कहते हैं राव सिया को, ठीक है। इस टाइम इन्होंने इन राजधानी जो बनाई थी वो खेड़ा बालोतरा को बनाया था। तो अगर आपसे पूछ ले कि राठौड़ों का आदि पुरुष किसे कहा जाता है, तो ये एग्जाम में आ चुका है राठौड़ों का आदि पुरुष। तो राठौड़ों का आदि पुरुष दोस्तों राव सिंहा को कहा जाता है। किसको? राव सिंहा, वन सेकेंड, राव सिंहा, ठीक है, जो 1240 ईस्वी के आसपास जिनका शासन काल था, ठीक है। इसके बाद जो आते हैं वो राव दूहड़, फिर मल्लीनाथ जी आते हैं। तो जो राव सिंहा है ये गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, और इनके समय जो राजधानी थी वो खेड़ा बालोतरा थी, ये भी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये राजधानी इनका जो खेड़ा के लिए पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता के लिए यहाँ पे ये इन्होंने स्थापित की थी। और राजस्थान में आने वाली अंतिम राजपूत जाति है वो राठौड़ है, ये आपको ध्यान रखनी है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य कौन था? मतलब जो ऐसा चाहता था कि अपने स्वतंत्र रहें और संघर्ष करता रहा, मतलब ऐसा कौन सा था? तो जिसके बारे में अपने पढ़ रहे हैं मारवाड़ यही था, ठीक है। जो मारवाड़ है यही था जो कि औरंगजेब की मृत्यु तक संघर्ष करता रहा और अपने आप को स्वतंत्र रखने के लिए, ठीक है। और जो मैं आपको बता दूं, जो राजधानी मंडोर जोधपुर कब आई, तो ये आपको ध्यान रखना है, राव चुंडा के समय आई थी ये। राव चुंडा के समय जो राजधानी है ये मंडोर जोधपुर आई, मंडोर जोधपुर। और दोस्तों जो इससे पहले राजधानी नकोड़ा भी रह चुकी थी, वो राव मल्लीनाथ के समय थी, जो मारवाड़ के लोक देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं, राव मल्लीनाथ। तो राव चुंडा से पहले राव मल्लीनाथ शासक थे, उससे पहले राव दूहड़ थे, ठीक है। तो जो राव दूहड़ है ये बनाते हैं नागनेची माता का मंदिर। अब ये भी पूछा जा सकता है कि नागनेची माता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो आपको पता होना चाहिए किसने? राव दूहड़, राव दूहड़ द्वारा यहाँ पे करवाया जाता है। और कहाँ पे है नागनेची माता का मंदिर, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और जो मूर्ति है वो बनी है काष्ठ की, तो ये है नगाना बाड़मेर में, नगाना जगह आती है बाड़मेर में। तो यहाँ पे है नागनेची माता का मंदिर, आपको याद रखना है एग्जाम की दृष्टि से। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। इस शासक का शासनकाल बताना है जो लगभग यहाँ पे 50 वर्ष रहा, मतलब ऐसा कौन सा शासक है मारवाड़ का, मारवाड़ की बात कर रहे हैं अपने, जिसका लगभग 50 वर्ष तक शासन रहा। तो वो आते हैं आपके राव जोधा। कौन आते हैं? राव जोधा आते हैं दोस्तों, लगभग 50 वर्ष, मतलब इनका शासनकाल देखो
1438 से 1489 ईस्वी तक यहाँ पे माना जाता है। ठीक है। और जोधपुर शहर बसाया राव जोधा ने, कब बसाया? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1459 में जोधपुर ये शहर बसाते हैं, जोधपुर शहर बसाते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और चिड़िया टोक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग ये का निर्माण ये करवाते हैं। ठीक है। और जो जोधपुर शहर बताया ये करणी माता के आशीर्वाद से, किसके? करणी माता के आशीर्वाद से। और इसके अलावा जो चिड़िया टोक पहाड़ी है, चिड़िया टोक पहाड़ी है, उस पे ये बनवाते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनकी रानी आती है एक जसमा दे, जो रानीसर तालाब का निर्माण करवाती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। और जो ये मेहरानगढ़ दुर्ग है, इसे और क्या नाम से जाना जाता है? गढ़ चिंतामणि भी इसे कहते हैं, गढ़ चिंतामणि भी इसे कहते हैं। इसके अलावा इसे मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मयूर ध्वजगढ़ भी इसे कहते हैं। तो ये सारी बातें क्या है कि आपको पता होनी चाहिए राव जोधा के बारे में। ठीक है, अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है दोस्तों कि फारसी एक इतिहासकार है अबुल फजल। कौन सा अबुल फजल? और बदायूनी है। निजामुद्दीन ने राजस्थान के किस शासक को कहा कि हसमत वाला शासक? ठीक है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है कि हसमत वाला शासक किसे कहा जाता है। तो आपका दोस्तों यहाँ पे आंसर आ जाएगा, जो हसमत वाला शासक है ये कहा जाता है मालदेव को। इसको मालदेव को। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो मालदेव को हसमत वाला शासक कहा जाता है। इसका जो शासनकाल आता है वो 1532 से 1562 ईस्वी तक यहाँ पे आता है, जो राव मालदेव है इनका शासनकाल। और इससे पहले भी जो 2-3 आते हैं, राव सातल, राव सूजा। ठीक है, इसके बाद राव गंगा के बाद आता है ये मालदेव, राव गंगा का पुत्र होता है। और जो ये मालदेव है ये पितृहंता शासक है, ये भी ध्यान रखना है। पितृहंता, ये मैंने आपको पिछले क्लास में बताई थी। पितृहंता शासक कौन सा है? मालदेव। मालदेव आपके आ जाता है पितृहंता शासक। और हसमत वाला शासक का मतलब होता है शक्तिशाली भी। ठीक है, शक्तिशाली कहा जाता है हसमत शासक को, शक्तिशाली। और एक जो खानवा के युद्ध में जो नेतृत्व कर रहा था वो मालदेव ही था दोस्तों। खानवा के मारवाड़ की तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था वो मालदेव था, लेकिन भेजा किसने था? इसके पिता ने भेजा था, राव गंगा ने। ये बात आपको ध्यान रखना है। और मालदेव के क्या क्या निर्माण कार्य करवाए गए इसने? देखो, मालदेव ने एक तो मालकोट का किला बनवाया मेड़ता नागौर में। तो अब आपको पता लग गया कि मालकोट का किला कहाँ पे है? मेड़ता नागौर में है, मेड़ता नागौर में है। और इसने सोजत का किला पाली में, पोकरण का किला जैसलमेर में, और अजमेर का तारागढ़ बीकानेर में। और एक रूठी रानी की जब बात आती है तो वो इसी की पत्नी थी, रूठी रानी, जिसका नाम उम्मा दे आता है। ठीक है, इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता हूं मैं आपको। देखो, अगला क्वेश्चन है कि रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। तो आपका आंसर हो जाएगा, तो रूठी रानी के नाम से उम्मा दे प्रसिद्ध है। कौन? उम्मा दे। ठीक है, किसकी पत्नी थी ये जैसलमेर के लूणकरण की तो पुत्री थी, लेकिन ये पत्नी थी किसके? मालदेव के। जो रानी थी मालदेव से विवाह हुआ था। तो इसको ये उम्मा दे क्या है कि रूठ के चली गई अजमेर, रूठ के अजमेर चली गई। ठीक है, और वहीं रही थी ये। और इसका जो मतलब अन्य रानियों ने भी, जैसे आशा बारट, इसको स्वाभिमान जगाया, मतलब भड़काने गई थी ये इसको। ऐसे नहीं कि इसको मना के भेजा, तो मालदेव ने इसको मनाने के लिए था, लेकिन वो और भड़का के आ गई इसको। तो अजमेर में, तारागढ़ में अपना अंतिम समय भी बिताया। और मालदेव की मृत्यु के पश्चात भी उनकी पगड़ी के साथ सती हो गई जो रूठी रानी है। तो रूठी रानी के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, ये ध्यान रखना। और एक जो मालदेव के बारे में आपको चीज याद रखनी है, जो मालदेव है इसको 52 युद्धों के नायक और 58 परगनों का स्वामी के रूप में प्रतिष्ठित माना जाता है। ये भी आपके क्वेश्चन आ गया है
कि 52 युद्धों के नायक और 58 प्रगणों का स्वामी, प्रगणों का स्वामी इसके रूप में प्रतिष्ठित है ये। और 52 युद्धों में इन्होंने सफलता प्राप्त की थी। मालदेव का ध्यान रखना, इनकी रानी है उमादेव। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गिरी सुमेल के युद्ध की बात कह रहा है ये, जो सुमेल का युद्ध लिख रखा है, तो ये बात कर रहा है गिरी सुमेल के युद्ध की। ठीक है, देखो जो ये गिरी सुमेल का युद्ध है, ये होता है आपका कब लड़ा गया ये पूछा गया है, और किस किस के बीच में लड़ा गया ये बताता हूं मैं आपको। देखो 5 जनवरी 1544 को ये लड़ा जाता है युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध, ध्यान रखना है आपको। कब? 5 जनवरी 1544 में। और कहाँ पे लड़ा जाता है? ये जेतारण का युद्ध भी इसे कहते हैं। ठीक है, इसे जेतारण का युद्ध भी कहते हैं, और जेतारण जगह है पाली में। अब किस किस के मध्य होता है, और इस युद्ध के बारे में ही कहा गया था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं अपनी हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, ये शेर शाह सूरी ने कहा था दोस्तों। और ये बार बार प्रश्न भी आता है कि वो किसने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये क्या लफड़ा हुआ कि बीकानेर का जो शासक आता है, ठीक है, कल्याणमल, वो चला गया इसके पास, ठीक है, उससे छीन ली थी जो गद्दी वगैरह, तो इसलिए फिर ये यहाँ पे लड़ने आया था। तो मालदेव की तरफ से पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन लड़ता है, फिर मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। मालदेव के जो सेनापति आते हैं, बहुत ही वीर पराक्रम सेनापति, जो कि आते हैं जेता और कुंपा। ठीक है, जेता कुंपा आते हैं। और दिल्ली का शासक आता है यहाँ पे, कौन? शेर शाह सूरी, ये आता है। अब देखो क्या होता है कि जो शेर शाह सूरी है, शेर शाह सूरी आक्रमण करता है। 1 सेकंड, ये जो कल्याणमल है बीकानेर का, इसको सहायता के लिए शेर शाह सूरी इसके पास गया था, शेर शाह सूरी के पास कल्याणमल गया था, और कल्याणमल भी इसकी सहायता करता है इस युद्ध में। अब देखो यहाँ पे होता है आक्रमण, ये लड़ रहे होते हैं पराक्रम से, लेकिन यहाँ पे खबर फैलाई जाती है, झूठी अफवाह फैलाई जाती है कि जेता और कुंपा मिल गए। अफवाह है, मिल गए किसके साथ? शेरशाह सूरी के साथ मिल गए। तब यहाँ पे मालदेव यहाँ पे आहत हो जाते हैं, और ये कहाँ चले जाते हैं? ये चले जाते हैं सिवाना दुर्ग, सिवाना दुर्ग चले गए। और सिवाना दुर्ग क्या है दोस्तों? ये है मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली। ध्यान रखना, अगर आपसे ये एग्जाम में पूछ ले कि मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कौन सी है, राजाओं की शरण स्थली किसे कहते हैं, तो वो है सिवाना दुर्ग। ठीक है, सिवाना दुर्ग, ये आपको ध्यान रखना है। और इस युद्ध में बहुत ही मुश्किल से है ना शेर शाह सूरी जीतता है, और ये कहता है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। और 1545 में शेर शाह सूरी की डेथ हो जाती है यहाँ पे कलिंजर के कीरत सिंह के साथ युद्ध में। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक यहाँ पे कौन बनता है। मतलब अब मालदेव चला गया, तो मालदेव के बाद यहाँ पे शासक कौन बनेगा, उसके बारे में यहाँ पे बात कही गई है दोस्तों। देखो इस टाइम क्या होता है कि बहुत सारे इसके पुत्र होते हैं, जैसे राम होता है, उदयपुर होता है, उदय सिंह, और चंद्रसेन, एक रायमल होता है, रायमल सिवाना चला जाता है। ठीक है, वो जो चंद्रसेन है ना, वो अगला शासक बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, जिसे मारवाड़ का प्रताप या प्रताप का अग्रगामी या प्रताप का पथ प्रदर्शक भी कहते हैं। तो चंद्रसेन होता है। तो चंद्रसेन के बारे में भी बहुत सारी बातें आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले तो ये बात पता होना चाहिए कि चंद्रसेन यहाँ पे शासक बनता है। और चंद्रसेन को क्या कहते हैं? इसका शासनकाल आता है दोस्तों 1562 से 1581 ईस्वी तक। अब जो चंद्रसेन है, इसे एक तो कहा जाता है मारवाड़ का प्रताप, ये आपको ध्यान रखना है, मारवाड़ का इसे प्रताप कहा जाता है। प्रताप का अग्रगामी, ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि प्रताप का अग्रगामी किसे कहते हैं, क्योंकि इसने भी कभी अधीनता स्वीकार नहीं की। और प्रताप का
पथ प्रदर्शक, प्रताप का पथ प्रदर्शक। और भुल्ला बिसरा राजा किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, भुल्ला बिसरा राजा है वो किसे कहा जाता है? ये रावचंद्र सेन को ही कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों कि मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को यहाँ संगठित किया? मतलब किस स्थान पर ये सेना को संगठित किया चंद्रसेन ने? तो ये करता है दोस्तों, इसका आंसर है भद्राजूण में। कहां पे? भद्राजूण में यहाँ पे संगठित करता है सेना को। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और ये 1565 में भद्राजूण में करता है, 1565 में। ठीक है, और फिर इसके बाद भद्राजूण को छोड़कर ये चले जाते हैं सिवाना की तरफ। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि मुगल सेन अकबर की तरफ से यहाँ पे हुसैन कुली खां भेजा गया था चंद्रसेन पे आक्रमण के लिए, तो ये चले जाते हैं भद्राजूण। फिर भद्राजूण पर जो भेजा गया, फिर ये आगे चले जाते हैं, ठीक है, सिवाना की ओर। ऐसे ही चलता रहा, मतलब कभी इन्होंने अधीनता नहीं स्वीकार की। कुल मिला के बात यही है। फिर आती है नेक्स्ट क्वेश्चन, 1818 की संधि के पश्चात ब्रिटिश जो विरोधी भावना रखते हुए जोधपुर के किस महाराजा ने अंततः संन्यास ले लिया? ठीक है, यहाँ पे एक महाराजा आते हैं जिन्होंने लास्ट में संन्यास ही ले लिया ब्रिटिश विरोधी भावना रखते हुए। तो वो कौन से आपके यहाँ पे आते हैं? तो ये आते हैं दोस्तों महाराजा मान सिंह। तो ध्यान रखना है आपको, 1818 में मान सिंह अंग्रेजों के साथ सहायक संधि। 1818 में बहुत सारे जितने भी राज्य है, सबसे पहले करौली ने की थी, तो इसके बारे में भी हम अलग से पढ़ेंगे, चैप्टर जो आएगा आगे। तो महाराजा मान सिंह है, ये जयपुर वाले नहीं है, ठीक है ना, मारवाड़ के हैं। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे कि 1574 में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा? अब चंद्रसेन अकबर का विद्रोही था, तो मतलब इसे दंड देने के लिए किसे भेजा गया, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। तो जो बीकानेर का राजा है, एक बीकानेर का जो शासक है, वो आता है कौन सा? राय सिंह। ठीक है, राय सिंह। तो राय सिंह को यहाँ पे अकबर भेजता है, इसको राय सिंह को अकबर भेजता है, ध्यान रखना। और इससे पहले अकबर चंद्रसेन को अपने अधीन बनाने के लिए हुसैन कुली खां और इनको भी भेजता है, शाहबाज खां और राय सिंह को एक साथ भी भेजता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकबर की सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर यहाँ पे कब्जा कर लिया था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हुसैन कुली खां, सेम वही है, वो आया तो चंद्रसेन को मतलब अधीनता स्वीकार कराने था। तो हुसैन कुली खां के नेतृत्व में यहाँ पे कब्जा कर लिया था। तो ये ध्यान रखना आपको, हुसैन कुली खां के नेतृत्व में जोधपुर पे कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अवधि में जोधपुर राज्य का शासन खालसा रहा? ये क्या कहना चाहता है कि ये रहता है दोस्तों इसका आपका आंसर। तो ये जो खालसा रहता है ये 1581 से 83 तक यहाँ पे रहता है। देखो, जब रावचंद्र सेन की मृत्यु हो गई, 1581 में मृत्यु हुई थी, तो 3 वर्ष तक खालसा रहा। 3 वर्ष बाद अकबर द्वारा उदय सिंह को मारवाड़ राज्य का अधिकार या खिलकत या खिताब सहित 1583 में यहाँ पे दे दिया गया। ठीक है, और मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ का प्रथम शासक बनता है, जो यहाँ पे अधीनता स्वीकार करता है इसकी, मुगलों की। तो मारवाड़ का ऐसा कौन सा प्रथम शासक है जो मुगलों की अधीनता स्वीकार करता है? मोटा राजा उदय सिंह। अब जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की यहाँ पे उपाधि प्रदान की है, आपको बताना है। देखो, जो राव सूर सिंह है, कौन सा शासक आता है? जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि दी? तो ये दी राव सूर सिंह को। ठीक है, राव सूर सिंह, ये आपको ध्यान रखना है। तो राव सूर सिंह को ये देता है सवाई राजा की उपाधि। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है अपना, 1 सेकेंड।
एक मिस हो रहा है क्वेश्चन यहाँ पे, चलो देखते हैं। जहांगीर ने दल थम्मन की उपाधि, जिसे दल दमन भी कहा जाता है, किसे प्रदान की? मतलब जहांगीर यहाँ पे दल थम्मन की उपाधि किसे देता है ये बताना है आपको। तो ये देता है दोस्तों गज सिंह को। इसका सही आंसर रहेगा आपको गज सिंह को यहाँ पे देता है दल थम्मन या दल दमन की उपाधि। देखो दोस्तों, जो दल थम्मन होता है इसका मतलब होता है फौज को रोकने वाला। क्या होता है? फौज को रोकने वाला। तो ऐसे याद रख लेना, फौज को हाथी रोक सकता है तो गज मैंने हाथी, ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो आप, बाकी आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि राज्यारोहण के समय जसवंत सिंह का संरक्षण कौन था? मतलब जसवंत सिंह की रक्षा किसने की? तो ये की जाती है राज सिंह। संरक्षक की बात कही गई है, ठीक है ना। संरक्षक कौन था जो संभालता था सारा राजकाज? तो ये है राज सिंह कुंपावत का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। राज सिंह कुंपावत आते हैं जो संरक्षक होते हैं महाराजा जसवंत सिंह के, ठीक है। और 12 वर्ष की आयु में इनका राज तिलक हो गया था, तो इसलिए इनका जो संरक्षक था मेन संभालने वाला ये राज सिंह कुंपावती था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 के दरमत के युद्ध में पराजित किया था, तो दरमत किस राज्य में था? अब देखो क्या होता है कि दोस्तों शाहजहां ने इसको बनाया था शासक जसवंत सिंह को। अब शाहजहां के बेटे होते हैं ना जो दारा सिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद, इनमें गद्दी को लेकर लड़ाई होती है। धर्मत जगह है, एमपी में जगह है, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में एक जगह आती है उज्जैन के पास धर्मत। ये आपके आरएएस में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना, आरएएस 2007 में। तो मध्य प्रदेश में ये जगह आती है। तो यहाँ पे है ना शाहजहां है, ये इसको कहता है कि तुम दारा सिकोह के तरफ से लड़ो, ठीक है। औरंगजेब की तरफ से ये नहीं लड़ता है, तो इस युद्ध में पराजय औरंगजेब इसको हरा देता है, तो तब इसमें कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। मारवाड़ के अजीत सिंह किस महाराजा के पुत्र थे? तो जो मारवाड़ के अजीत सिंह आते हैं ये बताना है आपको कि किस महाराजा के पुत्र थे। तो ये आते हैं जसवंत सिंह प्रथम के। जसवंत सिंह प्रथम के यहाँ पे दोस्तों ये पुत्र आते हैं। अजीत सिंह राठौड़ जिनका शासनकाल होता है, अजीत सिंह की अगर मैं बात करूं तो 1669 से 1724 तक इनका ईस्वी तक यहाँ पे शासनकाल रहता है। और मुगलों के विरुद्ध सफल लंबा संघर्ष भी ये करते हैं जो अजीत सिंह होते हैं, जसवंत सिंह सॉरी, ठीक है। तो अजीत सिंह, इसमें कहा गया कि मारवाड़ के अजीत सिंह किस महाराजा के पुत्र थे? तो जसवंत सिंह के पुत्र है जसवंत। और जो जसवंत सिंह है अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए मुगलों के साथ लंबा संघर्ष करते हैं, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि जेम्स टोड ने किस राठौड़ों का, किसे मतलब राठौड़ों का यूलिसेस कहा? तो ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है कि राठौड़ों का यूलिसेस मतलब जेम्स टोड किसे कहता है, ये आपको बताना है। तो जो वीर दुर्गादास है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा वीर दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास जो राठौड़ है इसे कहा जाता है राठौड़ों का यूलिसेप्स, ठीक है। तो इसको क्यों कहा जाता है? देखो जसवंत सिंह के मंत्री आसकरण के पुत्र है ये जो वीर दुर्गादास राठौड़ है। और मारवाड़ का अणबींदिया मोती और मारवाड़ का चाणक्य भी इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मारवाड़ का अणबींदिया मोती और इन्हें कहा जाता है मारवाड़ का चाणक्य। तो ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि मारवाड़ का चाणक्य किसे कहा जाता है। और
यही बातें हैं इसके बारे में जो दुर्गादास राठौड़ है। अब अपने चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 पे। इतिहासकार आते हैं डॉक्टर गौरी शंकर हीरा चंदोजा, सभी ने सुना होगा इनका नाम। तो ये किस राजा को कहते हैं कान का कच्चा, ये आपको बताना है। कान का कच्चा तो ये कहते हैं अजीत सिंह को। अजीत सिंह को कहते हैं कान का कच्चा। ठीक है, अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मारवाड़ की पन्नादाई किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में कि मारवाड़ की पन्नादाई किसे कहा जाता है। तो जो गोरादाई है, गोरादाई है, इन्हें कहा जाता है मारवाड़ की पन्नादाई। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि मेहत रानी का वेश धारण करके गोपनीय रूप से हवेली में पलने वाले कुरु अजीत सिंह को उठाकर उनके स्थान पे अपने पुत्र को सुला दिया था और अजीत सिंह को कालबेलिया जो बने थे मुकुंददास खिची, उनको सौंप दिया था। ठीक है, और मुकुंददास खिची ले जाते हैं अजीत सिंह को कहाँ पे? दिल्ली। चुपके से दिल्ली से निकाल कर ले जाते हैं, सिरोही राज्य के कालिंदी मंदिर में छिपा दिया था और जयदेव नामक ब्राह्मण के घर पर इनकी परवरिश की थी तथा वयस्क होने पर यहाँ पे प्रकट किया गया। तो इस कार्य में मेवाड़ में राणा जो राज सिंह सिसोदिया ने बड़ी यहाँ पे सहायता भी की थी इनकी। ठीक है, जो गोरादाई है इनकी, और जो भी मारवाड़ के अन्य जो चाहते थे कि अजीत सिंह यहाँ पे शासक बने। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था अजीत सिंह के बारे में कि जो यहाँ पे अजीत सिंह है ये जसवंत सिंह प्रथम का बेटा था और जसवंत सिंह प्रथम इसे शासक बनाना चाहता था, इसलिए यहाँ पे लंबा संघर्ष भी चला इसको बचाने के लिए। तो इसीलिए जो मारवाड़ की पन्नादाई है वो गोरादाई को कहा जाता है। तो दिल्ली से निकाल के लाई थी। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22, जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासनकाल में होती है? ये बताना है आपको। आर्य समाज की स्थापना होती है दोस्तों जसवंत सिंह द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है ना, प्रथम की बात नहीं कर रहे हम, ये बात आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जसवंत सिंह द्वितीय की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। जसवंत सिंह द्वितीय के यहाँ पे शासनकाल में होती है आर्य समाज की स्थापना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आता है दोस्तों? जोधपुर महाराजा अभय सिंह। ठीक है, जोधपुर महाराजा जो अभय सिंह है और सर बुलंद खां अहमदाबाद युद्ध का आंखों देखा वर्णन मतलब कहाँ पे मिलता है, कौन सा ग्रंथ है ऐसा? तो ये आता है दोस्तों राजरूपक। राजरूपक एक ग्रंथ आता है, इसके अंतर्गत ये मिलता है। और ये किसके द्वारा, इसका रचयिता कौन है? इसका रचयिता आता है दोस्तों वीर बाण। क्या आता है? वीर बाण इसका रचयिता आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में आने वाली राड़, मतीरे की राड़। मतीरे की राड़ किस वर्ष की घटना है? देखो एक याद रखने का थोड़ा सा तरीका है कि 1544 में हमने क्या याद किया था कि क्या होता है, 1544 में हमने याद किया था कि गिरी सुमेल का युद्ध होता है। ठीक है, अब 1544 से 100 साल बाद कर दो, 1644 में आपके होगी यहाँ पे मतीरे की राड़, 1644 ईस्वी में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये नागौर के अमर सिंह राठौड़ और बीकानेर के करण सिंह के मध्य हुई थी मतीरे की राड़, आपको याद रखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाली मतीरे की राड़। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि एक मतीरा होता है। ठीक है, मतीरे की बेल लगी होती है यहाँ पे, जैसे है नागौर का अमर सिंह राठौड़। वैसे ये कोई बड़ा युद्ध नहीं था और बीकानेर के करण सिंह के मध्य होती है ये, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। बीकानेर के करण सिंह के यहाँ पे मध्य होती है। तो और यहाँ पे बेल तो देखो नागौर में लगी, अब बेल तो यहाँ पे नागौर में लगी। ठीक है, ये बेल की पत्ती है। अभी जो मतीरा है ना, अब जो मतीरियो कट लाग्यो वो बीकानेर में लाग्यो। ठीक है, ये सीमा है, जैसे मान लिया ये नागौर है और ये बीकानेर है।
लेकिन मतीरा है ना, ये लगा है आपके बीकानेर में। अब ये मतीरा पीछे लड़ाई होगी कि मतीरो यहाँ पे, मतीरा पे अधिकार किसका होगा, ठीक है, मतीरियो केंगो होसी, ठीक है, और रोड़ा पड़ गयो। अब ये जो जो झड़प है मैं जीत्यो कौन, करण सिंह। तो करण सिंह की यहाँ पे जीत होती है और ये हार जाता है। ये कहता है कि मतीरो तो मारो, ऐसी बेल मारे लागड़ी है, लेकिन मतीरो लाग गयो बीकानेर में, जागा वो बीकानेर की सीमा में। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25, कलयुग का कर्ण कहा गया है। ठीक है, अब अपने थोड़े से क्या है कि बीकानेर के राठौड़ों पे आ चुके हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कलयुग का कर्ण इसे कहा गया है, आपको बताना है। ठीक है, देखो दोस्तों, जो कलयुग का कर्ण है ये कहा गया है, जो बीकानेर के लूण कर्ण है उनको कहा गया है कलयुग का कर्ण। आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो जो राव लूण कर्ण है इसे कहा गया है कलयुग का कर्ण। तो राव लूण कर्ण, ठीक है। तो इनका शासनकाल आता है 1505 से 1526 ईस्वी तक। 1505 से 1526 ईस्वी तक इनका शासनकाल आता है। और ये कलयुग का कर्ण कहाँ पे कहा गया है, बिट्टू सुरजा का एक ग्रंथ आता है राव जे सिरो छंद। तो कलयुग का कर्ण ये अगर आपको मिल जाए कि कहाँ, मतलब पता लगा, एक बिट्टू सुरजा का यहाँ पे ग्रंथ आता है, बिट्टू सुरजा का, कौन सा, राव जेत सी रो छंद, इसमें कहा गया है। अब दोस्तों मैं अन्य बात आपको बता दूं कि जो बीकानेर है इसे जांगल प्रदेश भी कहा जाता था, और 1488 में यहाँ पे बीकानेर की स्थापना होती है। 1488 में आखा तीज के दिन, कब, आखा तीज के दिन यहाँ पे बीकानेर की स्थापना होती है दोस्तों। बीकानेर शहर बसाया, ऐसे लिख लो, बीकानेर शहर बसाया गया। ठीक है, तो ये बसाता कौन है, राव जोधा का पुत्र है, राव बीका आता है, राव बीका, तभी इसका नाम बीकानेर पड़ा। और फिर शासक अपने लोणकरण से शुरुआत होएगी। लोणकरण के बारे में मैंने आपको बता दिया जितना भी है, ठीक है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पे, कि किस शासक ने 1544 में बीकानेर का जो पुनराधिकार है राव जयसिंह के पुत्र कल्याणमल को दे दिया। तो ये देता है दोस्तों शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी देता है। तो कैसे देता है ये मैंने आपको पहले बता ही दिया, गिरी से मेल का युद्ध हुआ था, ठीक है, उसमें तहत। और जो कल्याणमल है ये मुगल अधीनता भी स्वीकार कर लेता है, और नागौर दरबार में अपने पुत्र जो राय सिंह और पृथ्वीराज पे उनको भी मतलब वहां पे उपस्थिति देता है, और वहां भी अधीनता स्वीकार करता है 1570 में भी अपने पुत्रों के साथ। इसके पुत्र आते हैं राय सिंह और पृथ्वीराज, इसके कल्याणमल के। तो ये भी बात आपको कल्याणमल के बारे में ध्यान रखनी है, ठीक है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है दोस्तों, कि अकबर द्वारा राजपूत राजाओं का ऐतिहासिक दरबार का आयोजन, ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है आपके एग्जाम में कि कब लगा था, कब लगा था, बहुत बार पूछा जाता है। तो 1570 ईस्वी में लगा था। कहाँ पे लगा था, नागौर दरबार बोलते हैं, तो नागौर में ही लगेगा। तो ये लगता है नागौर दरबार। एक तरीके से अकबर यहाँ पे देख रहा था कि कौन कौन मतलब मेरे पक्ष में है या मेरी अधीनता जिसने स्वीकार कर ली है। और बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी भी नियुक्त किया था, ठीक है। तो अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28, कि अकबर ने अपनी नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको यहाँ पे सुपुर्द किया था, ठीक है। तो जोधपुर दुर्ग ये सुपुर्द करता है बीकानेर के राय सिंह को, ठीक है, राय सिंह को सुपुर्द करता है बीकानेर के राय सिंह को, यहाँ पे जोधपुर दुर्ग सुपुर्द कर देता है अकबर। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, कि बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच एक प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाला शासक कौन सा था, ये बताना है आपको। जो भी बीकानेर राज्य और मुगलों के बीच, वही अभी हमने पढ़ा कल्याणमल था,
ठीक है, इसी ने अधीनता भी सबके प्रथम स्वीकार की थी मुगलों की। और इसके जो पुत्र थे, ठीक है, वो अपने पुत्रों को शहीद करता है। एक तो पुत्र आता है इसका राय सिंह, एक पुत्र आता है इसका पृथ्वीराज। तो ये दोनों भी अकबर के वहां पे दरबार में रह चुके हैं, उनके साथ उपस्थिति देता है। ये भी आप बात को ध्यान रखना है। और जो पृथ्वीराज राठौड़ आते हैं उन्होंने वेली कृष्ण रुक्मणी की ख्यात भी लिखी है। जो पृथ्वीराज आते हैं, पृथ्वीराज राठौड़, ये भी बार बार में पूछा जाता है एग्जाम में कि वेली कृष्ण रुक्मणी की ख्यात किसने लिखी। वेली कृष्ण रुक्मणी री ख्यात, 1 सेकेंड, थोड़ा सा ये सिस्टम हैंग हो गया। इन्हें डिंगल का है रोस भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। 1 सेकेंड, थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है। वेली कृष्ण रुक्मणी की ख्यात, वेली कृष्ण रुक्मणी की ख्यात जो है पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखी गई। और इनका यहाँ पे शासनकाल इतना नहीं रहा, ये चले गए थे वहां पे सिरोही वगैरह, उस वहां पे लिखते थे। और दुर्सा अड्डा ने इसको 5वां वेद और 19वां पुराण भी कहा है। किसको? वेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात को। दुर्सा जो आड्डा है, दुर्सा आड्डा यहाँ पे इसको कहते हैं 5वां वेद और 19वां पुराण भी इसे कहते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर आता है 30 की बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा। ये बताना है आपको। जो अकबर की भी सेवा में रहा और जहांगीर की भी सेवा में रहा, ये बताना है। तो वो आता है आपका राय सिंह। दोस्तों जो राय सिंह है ना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही बनता है मेन शासक। 1574 से इसका शासनकाल रहता है 1612 ईस्वी तक, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और ये अलग अलग सैन्य अभियानों पे भी गया था, नागौर में उपस्थित हुआ था। और अकबर अपने साथ इसे आगरा भी ले गया था, काबुल, गुजरात, कंधार, बहुत जगह यहाँ पे इसने सैन्य। अकबर ने 4000 का मनसब, जहांगीर ने, अकबर से इसे प्राप्त हुआ कितना? 4000 का मनसब। और जो जहांगीर है, जहांगीर से इसे 5000 का मनसब यहाँ पे प्राप्त हुआ। तो ये ध्यान रखना है, जहांगीर से कितना हुआ? 5000 का मनसब प्राप्त हुआ। और दोस्तों इसके बारे में अन्य क्या बात आती है कि इसने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। तो ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण यहाँ पे किसके द्वारा कराया गया। तो ये कराया गया राय सिंह। ध्यान रखना, राय सिंह का नाम आपको याद रखना है। करमचंद की देखरेख में हुआ था। और इसे जमीन का जेवर भी कहते हैं। जूनागढ़ को क्या कहते हैं? जमीन का जेवर। और इसका प्रवेश द्वार आता है एक तो सूरजपोल, जिसपे जयमल फत्ता की गजारूढ़ पाषाण मूर्तियां हैं, ये भी पूछा जाता है। और राय सिंह प्रशस्ति भी इसके समय लिखी गई। कौन सी? राय सिंह प्रशस्ति, राय सिंह प्रशस्ति। तो ये किसने लिखी दोस्तों? ये अपने को पता होना चाहिए। इसका लेखक कौन था राय सिंह प्रशस्ति का? तो जैन मुनि है, जयिता जिसे कहते हैं, जैन मुनि। तो इसके द्वारा यहाँ पे ये लिखी गई। तो ये ध्यान रखना है अपने को। और इसके दरबारी कवि है एक जय सोम आता है, जिसने लिखी करमचंद वंशोत्कीर्ण काव्यम, ठीक है। इसका दरबारी जो कवि है वो कौन सा है? दरबारी कवि जय सोम, जिसके द्वारा क्या लिखा गया? जो ग्रंथ था, बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, याद रह जाएगा। वैसे एक तो करमचंद का नाम याद रख लेना, करमचंद, फिर वंशोत्कीर्ण काव्यम, ठीक है, ये नाम है। ये जय सोम के द्वारा लिखा गया, ये भी आपको याद होना चाहिए। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि बीकानेर के राजा राय सिंह को 1593 ईस्वी में किस अभियान पर भेजा गया, ठीक है। 1593 ईस्वी है, इसमें किस अभियान पे यहाँ पे भेजा गया ये बताना है आपको। तो ठट्टा के अभियान पे, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम में आया हुआ है प्रश्न दोस्तों, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, व्याख्याता में आया था।
ये भेजा था बुरहान उल मुल्क के विरुद्ध 1593 में थट्टा के अभियान में। ठीक है, ये याद रखना है, थट्टा के अभियान में भेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राजपूता को राजपुताने का कर्ण, अब आपको बताना है। कलयुग का तो हमने देख लिया, लोण कर्ण। अब राजपुताने का कर्ण किसे कहा जाता था, ये आपको बताना है। तो ये कहा जाता था राय सिंह को, इन्हीं को ही। ठीक है, राय सिंह के बारे में अभी पढ़ रहे हैं, तो इन्हें कहा जाता था राजपुताने का कर्ण। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33, राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा के संस्थापक यहाँ पे कौन आते हैं, ये बताना है आपको। तो ये आते हैं राव दूधा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका राव दूधा है, वो आते हैं आपके राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा के संस्थापक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीकानेर के कौन से शासक को उसकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने, है ना, माई मरातिब की उपाधि दी थी। तो औरंगजेब यहाँ पे माई मरातिब की उपाधि किसे देता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जो राव अनूप सिंह है, कौन, राव अनूप सिंह है, इसे दी जाती है माही मरातिब की उपाधि। ठीक है, ये भी आपको बात पता होना चाहिए कि माई मरातिब की उपाधि किसे दी जाती है, अनूप सिंह को दी जाती है। अब जो बीकानेर में ये क्या करता है, एक अनूप पुस्तकालय का भी निर्माण करता है। अनूप, अगर पूछा जाए कि पुस्तकालय का निर्माण किसने कराया। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो डिजिटल पोथीखाना है वो भी अपने पूरे भारत में सबसे पहले राजस्थान में खुला था, बीकानेर में। और इनके समय संस्कृत ग्रंथों का राजस्थानी में अनुवाद भी किया गया अनूप सिंह के समय, वो सुरकारिका और बेताल पच्चीसी। और गीता का राजस्थानी में अनुवाद किया आनंद राम ने। तो जो आनंद राम है, ये इन्हीं के समय क्या करते हैं, गीता आती है जो भगवत गीता, उसका राजस्थानी में अनुवाद करते हैं। क्या करते हैं, अनुवाद करते हैं। और इसके द्वारा बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, जो अनूप सिंह द्वारा लिखे गए ग्रंथ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, लिखे गए ग्रंथ कौन कौन से, ये भी पता होना चाहिए। अनूप विवेक, अनूपोदय, ठीक है, अनूप विवेक है एक, तो बी, ये सारे लिखे गए हैं। अनूपोदय मैं पूछ नहीं रहा आपसे, ऑप्शन देके ध्यान रखना। इसके अलावा काम प्रबाद, इसके अलावा लिखा गया श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि, श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि, ये सारे लिखे गए। ठीक है, और इनका दरबारी विद्वान था भाव भट्ट, जिसने लिखा अनूप संगीत अंकुरा, अनूप संगीत रत्नाकर, अनूप संगीत विलास, ये सारी इसने लिखी। और इनसे पहले एक शासक थे करण सिंह, जिन्हें कहा जाता था जय जांगल दरबार साहब, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब जो आपका 35वां प्रश्न है, ये है कि चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर कौन था। तो ये अपने अंग्रेजों के टाइम का बात आ जाती है दोस्तों। तो इस समय जो होते हैं वो शासक, जो गंगा सिंह है महाराजा, वो होते हैं। तो गंगा सिंह की बहुत बढ़िया हिस्ट्री है, जो गंग नहर का भी यहाँ पे निर्माण करवाते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में भी आपको डिटेल से पता होना चाहिए। ये दोस्तों 1899 में एक बॉक्सर विद्रोह होता है, उसमें भी अंग्रेजों का साथ देते हैं। और जो वर्साई की संधि में भी भाग लेते हैं ये। तो गंगा सिंह के बारे में आपको क्या क्या चीज़ें पता होना चाहिए, एक तो ये वर्साई की संधि में भाग लेते हैं, ये पता होना चाहिए। एक इन्होंने क्या है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो 1931, 32 और 33। ठीक है, तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे, सम्मेलन में भाग लिया था। तो ये एकमात्र ऐसे शासक थे भाग लिया। इसके अलावा दोस्तों जो गंग नहर का निर्माण कार्य का उद्घाटन है, ये 1927 में करते हैं। ठीक है, इरविन उद्घाटन करता है इसका। राजस्थान की प्रथम नहर कहा जाता है इसे। तो गंग नहर का निर्माण यही करवाते हैं, तो ये भी बात आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ये प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना करते हैं 1913 में। इन्हें राजस्थान का भागीरथ भी कहा जाता है। तो गंग नहर का जो निर्माण है ये भी इनके द्वारा करवाया गया। ठीक है, 1927 ईस्वी में आपको याद रखना है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं लिख रहा हूँ इनके बारे में आगे जो भी है। इन्हें राजस्थान का भागीरथ कहते हैं, राजस्थान का
भागीरथ भी कहते हैं। इसके अलावा 1913 में ये क्या करते हैं, एक प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना भी करते हैं। प्रजा प्रतिनिधि, 1 सेकेंड, प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना। इसके अलावा दोस्तों 1921 में नरेश मंडल के प्रथम अध्यक्ष रहते हैं ये। तो 1921 ईस्वी में नरेश मंडल के प्रथम अध्यक्ष भी ये रहते हैं। देशनोक व गोगामेडी का जो वर्तमान स्वरूप है उसका भी निर्माण यही कराते हैं। और लालगढ़ पैलेस अपने पिता की याद में लालगढ़ पैलेस का यहाँ पे निर्माण करवाते हैं। तो लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसने कराया, ठीक है। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाने के लिए भी इन्होंने बहुत मोटा रुपया डोनेट किया था, ठीक है। तो इन्हें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का कुलपति भी नियुक्त किया गया था। तो ये चीज़ें आपकी जो राठौड़ वंश है ये पूरा यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अगर आपको हमारा दोस्तों कंटेंट पसंद आया हो तो आप शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।